बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां यूक्रेन के हुलायपोल और खीव पर रूसी एयर स्ट्राइक को लेकर बड़ी खबर है। रूस का यूक्रेन के 15 बस्तियों पर 56 हमलों का यह बड़ा वार और यह सबसे बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर ज़ेपोरिज़िया पर रूस के आर्टिलरी अटैक को लेकर है। 51 हमले हुए हैं और ज़ेपोरिज़िया की फ्रंटलाइन गांव पर 3 रूसी ड्रोन के हमले को लेकर यह बड़ी खबर। तीसरी बड़ी खबर, जहां 24 घंटे में खेरसों की बस्तियों पर रूस ने 71 बार गोलीबारी की है और खेरसों के शहरी इलाकों पर रूस का 11 बार हमला हो चुका है, जबकि 41 शेल्स दागे गए हैं। चौथी बड़ी खबर ज़ेपोरिज़िया और चार्निहाइव और सुमी में एयर रेड अलर्ट को लेकर है। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन ने लोगों से अब शेल्टर्स में रहने की अपील की है। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां रूस को क्रीमिया से अलग करने की जरूरत बताई जा रही है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर बड़ा बयान दिया गया। तुर्की की ड्रोन कंपनी बाइकर मकीना यूक्रेन में इसको लेकर डील। सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन तुर्की ड्रोन कंपनी के बीच 3 समझौतों पर अब हस्ताक्षर हुए हैं। अगली बड़ी खबर, जहां सीरिया के अलेप्पो पर इजरायल का बड़ा हमला हुआ है और हमले के बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सर्विस को बंद रखने का फैसला लिया गया है। तस्वीरें भी आपके सामने, किस तरीके से सीरिया के अलेप्पो पर इजरायल की तरफ से यह बड़ा हमला हुआ है। इस हमले के बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सर्विसेज को बंद रखने का फैसला लिया गया। वहीं एक और बड़ी खबर है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, बिगड़ चुके हैं और हालात, स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है। नई पेंशन कानून के विरोध में हजारों लोग सड़क पर डटे हुए हैं। तो पेरिस में पिछले कई महीनों से जारी विरोध अभी तक नहीं थमा है और हालात अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। नए पेंशन कानून के विरोध में लोग अभी भी सड़क पर डटे हुए हैं, जिन्हें इस पूरे इलाके से हटाने के लिए आंसू गैस का सहारा लिया गया, हवाई फायर हुआ। लेकिन इसको लेकर और डिटेल्स भी फुल एंड फाइनल में अब से थोड़ी देर बाद आपके सामने होंगी। एक क्विक रिकैप अभी तक की तमाम बड़ी खबरों पर, क्योंकि 8 बड़ी ब्रेकिंग, एक जानकारी, इस पर पूरा एनालिसिस होगा। लेकिन यूक्रेन के जिस तरीके से हुलायपोल और ऑर्खीव पर रूसी एयर स्ट्राइक हुई है, खबर आई ज़ेपोरिज़िया के फ्रंटलाइन गांव पर ड्रोन अटैक की, शहरी इलाकों पर रूस जिस तरीके से लगातार हमले कर रहा है, कई बड़े अपडेट्स हैं। इसके साथ साथ ज़ेपोरिज़िया, चार्निहाइव और सुमी में भी अब एयर रेड अलर्ट को लेकर बड़ी खबर है और यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से अब बड़ा बयान सामने आया कि किस तरीके से लगातार यहां वार पलटवार हो रहा है। और महत्वपूर्ण यह है कि रूस को क्रीमिया से अलग करने की अब जरूरत बताई जा रही है। इस बीच तुर्की की ड्रोन कंपनी के साथ समझौते को लेकर बड़ी खबर, यूक्रेन के 3 समझौतों पर हामी के बाद यह बड़ा फैसला। और महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से अब सीरिया के अलेप्पो पर इजरायल की तरफ से बड़े हमले हो रहे हैं, जिसके बाद एयरपोर्ट सर्विसेज को बंद करने का फैसला लिया गया है। और साथ ही नए पेंशन कानून के तहत हिंसक प्रदर्शन की एक बार फिर से सीधी तस्वीरें लगातार पेरिस से आ रही हैं, जहां बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों पर एनालिसिस के लिए इस वक्त खास मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी सर, एज ए डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दीपक वोरा सर, पूर्व राजदूत, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता सर, एज ए डिफेंस एक्सपर्ट, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन यूक्रेन के काउंटर अटैक पार्ट 2 की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं, जहां जोरदार धमाकों से अब बखमुट का इलाका एक बार फिर दहलता हुआ नजर आया है और बखमुट में एक के बाद एक कई धमाके हुए। टॉस 1A मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से हमले की ये तस्वीरें सामने आई। रूस के सबसे घातक टैंक पर यूक्रेन के हमले को लेकर अगली बड़ी खबर है, जहां यूक्रेनी हमले में T-90M टैंक तबाह हो चुका है। युद्ध में अब तक रूस के 3700 टैंक तबाह करने का दावा किया गया। और रूसी इलाके में यूक्रेन के बड़े काउंटर ऑफेंसिव को लेकर अगली बड़ी खबर है, जहां बर्डियान्स्क एयरपोर्ट पर अब यूक्रेनी फोर्स का अटैक हुआ है और बर्डियान्स्क एयरपोर्ट पर रूसी सेना का कब्जा है। रूस के कब्जे वाले इलाकों पर यूक्रेनी फोर्स के अटैक को लेकर यह बड़ी खबर आई है। हालांकि रूस के सैन्य वाहन, गोला बारूद जिस तरीके से इस लोकेशन पर रहे हैं, उन्हें अब टारगेट किया गया है। यूक्रेनी फोर्स की तरफ से दावा किया गया कि इस हमले में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है।
इंफॉर्मेशन वॉल पर इस बारे में एक एक डिटेल आपके सामने होगी। चर्चा करने से पहले जान लीजिए किस तरीके से बनियास एयरपोर्ट पर हमले को लेकर यूक्रेन की तरफ से बड़े दावे किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं और ये वीडियो सामने आए हैं, कई बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं, क्योंकि एयरपोर्ट ये बहुत सेंसिटिव लोकेशन है, ऐसी लोकेशन जहां पर रूसी सैन्य वाहनों की मौजूदगी थी जिसे टारगेट किया गया है। और अज़ोव सागर से हमले को लेकर जिस तरीके से बड़े सवाल और बड़े संकेत मिल रहे हैं, इन 3 तस्वीरों के बाद चर्चा इस बात पर करनी भी जरूरी है कि क्या वाकई अब यूक्रेन सेना और ज्यादा एक्टिव होते हुए बर्डियांस्क को ही खास तौर पर चुन रही है, क्योंकि 26 फरवरी 2022 से रूस का जिस तरीके से इस इलाके पर कब्जा रहा है, रूसी आर्म्ड फोर्सेस जिस तरीके से इस जगह पर डिप्लॉयमेंट करते हुए इसका इस्तेमाल अभी तक करती आई है, क्यों आखिर इसे अटैक करते हुए, रूसी सैन्य वाहनों पर अटैक करते हुए उसे बड़ा नुकसान पहुंचाने का यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है। इस बारे में सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी, हमारे साथ दत्ता सर मौजूद है। ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर जिस अप्रोच के तहत यूक्रेन ने ये दावा किया था, क्या वो उसमें अभी तक अपने स्ट्रैटेजिकल मूव के तहत सफल होता हुआ नजर आ रहा है? रूस को बड़ी चोट अब वो पहुंचा रहा है। देखिए, जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो रशिया ने जिस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई थी या टैक्टिक्स अपनाई थी, उसने यूक्रेन को जो लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं या जो एयर डिलीवरी वेपन सिस्टम है उससे एंगेज किया था, डायरेक्ट कॉम्बैट में या जो ट्रुप एंगेजमेंट है उस पर नहीं आया था और यूक्रेन को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया। और उस समय जो यूक्रेन के पास ऑफेंसिव कंटेंट बिल्कुल नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वेस्ट की तरफ से उसे सामरिक संसाधन मिलते रहे, उसको सपोर्ट मिलता रहा, चाहे वो इमोशनल हो चाहे वो सामरिक तौर पे हो, उससे अब जो उसका ऑफेंसिव कंटेंट है वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो मेन मटेरियल और मोराल का जो जो त्रिकोणीय जो अप्रोच उसने अपनाई है वो काफ़ी कारगर अब साबित होती जा रही है। दूसरी तरफ अगर रशिया देखें तो रशिया के जितने लॉसेस हुए हैं, चाहे वो जो उसकी ट्रुप्स की कैजुअलिटीज हो या इक्विपमेंट कैजुअलिटीज हो, उसका जो इक्विपमेंट है उसकी फेलियर की जो दर है वो भी बढ़ती जा रही है। उसका जो इक्विपमेंट रिपेयर है या मेंटेनेंस है वो कैनिबलाइजेशन से शुरू हो रहा है, क्योंकि उसकी असेंबली लाइंस भी अब बहुत ज्यादा जवाब दे चुकी हैं। तो अब यूक्रेन इस युद्ध को ईस्टवर्ड्स ले जा रहा है, जो रशिया के लिए एक चिंता का विषय है। बट रशिया इस एम्बैरेसमेंट को नहीं फेस करेगा, कैसे और एग्रेसिव होगा, इग्नाइट होगी सिचुएशन, इसको लेकर और भी खबरें हैं, चर्चा करूं उससे पहले एक और बड़ी खबर का रुख करना चाहूंगी, जहां यूक्रेन का विध्वंसक काउंटर ऑफेंसिव का ये वीडियो आप देखिए। क्रिमिया के सेवास्तोपोल पर यूक्रेन ने जिस तरीके से ड्रोन अटैक किए, ये तस्वीरें जारी की गई हैं। हालांकि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को तबाह किया है। और दावा तो यह कि रूस ने अब तक यूक्रेन के 8 ड्रोन को मार गिराया है। इंफॉर्मेशन अब देखिए आपके सामने है इसी बारे में, क्योंकि जिस तरीके से ये बड़े अटैक हो रहे हैं, क्रिमिया की जंग को लेकर कई बड़े सवाल तो उठे, लेकिन सेवास्तोपोल पर यूक्रेन ने फिर से ड्रोन अटैक कर दिया है और रूस की ब्लैक सी फ्लीट ने यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराने का ये दावा किया है। एक यूक्रेनी ड्रोन को निशाना बनाया गया है ब्लैक सी फ्लीट से। जिस तरीके से लगातार हमले तेज होते जा रहे हैं उसके तहत ये बड़ी खबर आई, और एयर डिफेंस फोर्स और ब्लैक सी फ्लीट पर सुरक्षा की जिम्मेदारी को लेकर भी बड़े सवाल उठे। अब लोगों को शहर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, हालांकि ये बयान भी सामने आ चुका है। लेकिन इंफॉर्मेशन वॉल पर इस बारे में चर्चा करने से पहले उसी एग्रेसिव अप्रोच को लेकर इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी, जहां काउंटर ऑफेंसिव की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन कीव इसको लेकर जैसे एग्रेसिव हो चुका है। क्योंकि आज देखिए सेवास्तोपोल पर जिस तरीके से ये ड्रोन हमला हुआ है, इन लोकेशंस के बारे में मेरा सर मैं चाहूंगी कि आप हमें जरूर इस बारे में बुरा सर बताएं, लेकिन इन लोकेशंस के साथ साथ जो स्ट्रैटेजिकल मूव सेवास्तोपोल को लेकर अपनाया गया है, सेवास्तोपोल को ऑयल डिपो पर जिस तरीके से 29 अप्रैल को हमला हुआ है, उसके बाद यह साफ हो चुका है कि सिचुएशन और ज्यादा इग्नाइट होने वाली है। और 29 अप्रैल को ब्रियांस्क में ही आर्टिलरी अटैक हुआ, 2 लोगों की मौत की बड़ी खबर आई है। हालांकि ये लोकेशंस जिस तरीके से अब ट्रैक को ट्रेस करते हुए टारगेट की जा रही है, दीपक बोरा सर, 28 अप्रैल बेलगरोद में पावर स्टेशन पर हमला होता है, ऑयल डिपो को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और महत्वपूर्ण यह भी है कि अब जिस तरीके से टारगेट वार किए जा रहे हैं, उसमें यह डेटा रखना भी बहुत जरूरी है कि कैसे बेलगरोद में अब पावर स्टेशंस पर हमले हुए हैं, और साथ ही नोवाया कोखोवा में भी आर्टिलरी अटैक को लेकर ही 28 अप्रैल को यह बड़ी खबर आई है। इस काउंटर ऑफेंसिव के तहत किस और लेकर जा रहा है दीपक बोरा सर यूक्रेन इस पूरे युद्ध को? अरे मैम, बहुत अच्छा लगता है कि आपके साथ जब होता हूँ बहुत कुछ सीखता हूँ आपसे, और फिर जनरल बख्शी साहब हैं और हमारे ब्रिगेडियर साहब हैं, इन दोनों की जानकारी, इनका ज्ञान मुझसे कहीं ज्यादा है। आपका एक बहुत अच्छा सवाल है कि अब क्या हो रहा है।
ये जो वीडियो गेम्स नहीं होती हम खेलते हैं बचपन में, और मेरे बच्चे अभी भी खेलते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन, वो सब टीवी पे दिखा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये मारेंगे, यहाँ मारेंगे, इधर से जाएंगे। ये कौन करता है ऐसा? जब वार करना होता है कौन उसको टेलीग्राम करता है और अखबार में छाप देता है जैसे ये लोग करे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं सिविल डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो बुड्ढन है, बुड्ढन नहीं क्या नाम है इसका, ये अमेरिका में बाइडन, तो उसने कहा कि अभी तक उसने कोई और $1 बिलियन प्रोग्राम अनाउंस नहीं किया है हथियारों का यूक्रेन के लिए। क्यों? नाराज है। क्यों? क्योंकि ये जो वोलोजेलेंस्की साहब हैं, इन्होंने पिंग पोंग से डायरेक्टली बात की कि भाई टाइगर तो अब कुछ ना कुछ हमारा समझौता करा दे, क्योंकि मेरा तो कुछ हो नहीं रहा, देश बर्बाद हो रहा है। और उसने अमेरिका को ये नहीं बताया, पिंग पोंग ने उसको भी लगाई, तो अमेरिका इस पे नाराज हो गया। वो स्टेटमेंट्स आती रहेंगी, ये वो, अब नाराज हुआ है तो फिर ये जेलेंस्की कहता रहे नहीं नहीं चाचा जी मैं बहुत कुछ लड़ूंगा, फिक्र मत करो, मैं जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। फिर से ये सारी शुरू हो जाती है। मुझे नहीं लगता मैम, जब तक इलेक्शंस अमेरिका की नजदीक ना आ जाए, कि यहाँ पर किसी तरह का समझौता होने Even if this is a strategical move, sir, लेकिन जो हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। कब्जे की इस जंग में अब सब कुछ खंडर में तब्दील हो चुका है। इसीलिए अगली बड़ी खबर का मैं रुख करूंगी और साथ ही बता दूं, हमारे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खबर यह है कि वॉर जोन में अब यूक्रेन का ऑटोमेटिक अटैक प्लान है और यूक्रेनी सेना ने जिस तरीके से ऑटोमेटिक मशीन गन्स बनाई है उसका अब इस्तेमाल हो रहा है। जंग में रिमोट से चलने वाली मशीन गन के इस्तेमाल की ये तस्वीरें देखिए। Переводится березку туда. Бач, дорики березку. Как первую цель. मशीन गन टर्रेट शाबलिया का इस्तेमाल यूक्रेनी सेना कर रही है और पीछे छिपकर रूसी जवानों को टारगेट करने का ये प्लान है। Переводится березку туда. Бач, дорики березку. Как первую цель. Переводится березку туда. Бач, дорики березку. अब यूक्रेनी सेना को मिले क्रोएशिया के MLRS को लेकर अगली बड़ी खबर है, जहां वॉर जोन में अब क्रोएशिया के RAK-SA-12 के एक्शन को लेकर यह खबर आ रही है। हालांकि एक साथ 12 रॉकेट दागे गए हैं। 12 रॉकेट एक साथ क्रोएशियन दाग सकता है। क्रोएशियन MLRS 8 किलोमीटर की रेंज तक हमला करने में सक्षम है। अब युद्ध में रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का यूक्रेन की तरफ से जिस तरीके से दावा किया जा रहा है, मनीष से इस बारे में बात करूं उससे पहले बड़ी खबर कि किस तरीके से एक दिन में रूस के 460 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया गया। 24 घंटे में रूस के 3 एयर डिफेंस सिस्टम, 9 आर्टिलरी को तबाह करने का दावा किया गया। यूक्रेनी फोर्स के जनरल स्टाफ की तरफ से इसको लेकर कई बड़े दावे किए जा चुके हैं कि अब यूक्रेन किस तरीके से लगातार रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। मनीष, यूक्रेन के दावों की हकीकत आखिर है क्या? देखिए, कल रूस की तरफ से दावा किया गया था कि 480 यूक्रेनी सैनिकों को हमने मार गिराया है, तो अब आज यूक्रेन की तरफ से ये दावा किया गया है। हालांकि ये भी बात सच है कि बाखमुत में यूक्रेन के रोजाना 500 सैनिक या तो मारे जा रहे हैं या घायल हो जा रहे हैं। दरअसल देखिए सुरभि, सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में इस युद्ध क्षेत्र में हथियारों की मंडियां लग रही है। सभी देशों से लाए गए हथियार को यहाँ दिखाया जा रहा है, यहाँ नुमाइश की जा रही है। हालांकि फ्रंट लाइन पर एक रूसी कमांडर ने मुझे कहा कि सैनिकों को दरअसल अचूक निशाना साधने वाले हथियार से ज़्यादा वो हथियार पसंद आते हैं जो कि उन्हें इस्तेमाल करने में सहूलियत होती है, आसानी होती है, ताकि 10-20 गोली बर्बाद हो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आराम से वो इसको चला सके। तो ये वॉर रूम का वो अनुभव है, ये वॉर का वो अनुभव है जो मुझे फ्रंट लाइन पर सैनिकों के मुंह से मिला है। लेकिन बात यही है कि दोनों तरफ से लड़ाई चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक रूसी सेना के बड़े मिलिट्री अधिकारी से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम सबको ताकीद की गई है कि आप सब अलर्ट रहें, ताकि यूक्रेन की तरफ से कहीं भी अगर काउंटर ऑफेंसिव हो सके तो हम उसका जवाब दे सकें। तो अभी फ़िलहाल अगर मैं आपको कहूँगा तो बीते कुछ दिनों की तुलना में दोनों तरफ की सेनाएं सबसे अधिक हाई अलर्ट पोजीशन पर हैं और जिसे जहां मौका मिल रहा है वो वहीं पर हमला कर रहा है। और ये बात मैं खुद फ्रंट लाइन पर कई बार जाकर देख कर आया हूं। इसी दावे के तहत हम आपके साथ बार बार जुड़ते हुए ये हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन रूस यूक्रेन वॉर पर अब अमेरिका जिस तरीके से हैरान करने वाले खुलासे कर रहा है, उस पर चर्चा करने से पहले ये बड़ी खबर, क्योंकि जंग में अब तक 1 लाख रूसी सैनिक हताहत हो चुके हैं। जॉन किर्बी की तरफ से इसको लेकर बयान सामने आया कि कैसे 5 महीने में 20,000 से ज्यादा रूसी जवानों की मौत हुई है। अब रूस का सैन्य भंडार, आर्म्ड फोर्सेस खत्म होने की कगार पर आ गए हैं।
जॉन किर्बी की तरफ से यह दावा किया गया। हालांकि अब मृतकों में वैगनर ग्रुप के लड़ाके भी शामिल बताए जा रहे हैं, वो वैगनर लड़ाके जो बखमुट में इस जंग में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। तो रूस को जिस तरीके से ये नुकसान पहुंचाया गया है, उसको लेकर अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ये बड़ा दावा किया जा रहा है। और जॉन किर्बी का ये बयान ये बताते हुए कि किस तरीके से रूस का सैन्य भंडार, आर्म्ड फोर्सेस अब खत्म होने की कगार पर आ गई हैं। हालांकि हर महीने 20,000 रूसी सैनिक हताहत हो रहे हैं। 5 महीने में 1 लाख रूसी जवान हताहत हुए हैं, यह दावा किया जा रहा है। और इसी दावे के तहत चर्चा करने से पहले यह जान लीजिए कैसे यह कहा गया कि दिसंबर से अभी तक 20,000 रूसी जवानों की जान जा चुकी है। व्हाइट हाउस के अधिकारी जॉन किर्बी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है, जहां डॉनबास और बखमुट में रूस नाकाम हो चुका है। वो बखमुट जहां पर वैगनर के बलबूते वो कब्जे की बात कर रहा था, लेकिन बखमुट पर वैगनर चीफ प्रोग्जिन के दावे को भी अब जॉन किर्बी का यह बयान गलत साबित कर रहा है। बख्शी सर, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि वैगनर ग्रुप जहां तक पूरे बखमुट पर कब्जे की रणनीति के तहत आगे बढ़ा था, क्योंकि बखमुट बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर कब्जा मतलब आसपास के इलाकों तक पहुंच आसान हो जाना। आज जॉन किर्बी का यह दावा और यूक्रेन की तरफ से रूस के सैनिकों को मार गिराने का दावा कितना सच और कितना सही लगता है आपको? देखिए, पूरा फोकस जो इस वक्त वागनर ग्रुप और रूसी फौज का है वो बाखमुत के ऊपर है, क्योंकि वहां 5 से ज्यादा ब्रिगेड यूक्रेन की फौज ने झोंक दी थी और इसलिए रशियंस भी वहां पे ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। नंबर 1 इसलिए कि मैक्सिमम एट्रिशन अगर यूक्रेनियन फोर्सेस को पहुंचाई जा सकती है तो ये लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है, नंबर 1। नंबर 2, एक बार बाखमुत गिर जाता है तो जो पीछे का इलाका है क्रमातोरस्क की तरफ वो बिल्कुल खुल जाता है। फिलहाल जो रशियंस हैं, बार बार यूक्रेन एडवर्टाइज कर रहा है कि हम बड़ा भारी काउंटर ऑफेंसिव करने वाले हैं। रशिया ने अभी सोच लिया है कि वो यूक्रेन के हमले को देखेगा, एब्जॉर्ब करेगा और फिर अपना काउंटर ऑफेंसिव पलटवार करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सैटेलाइट फोटोग्राफ्स हैं वो क्लियर दिखा रही हैं कि रूस ने पूरा जो इलाका उसने कब्जा किया है 20% यूक्रेन का, उसको बड़ी अच्छी तरह से डिफेंसिव पोजीशन अख्तियार कर ली है। और 1943 में भी जब इस तरह जर्मन ने हमला किया था, उन्होंने जर्मन हमला एब्जॉर्ब किया था और फिर बड़ा भारी पलटवार किया था। ये सब कहना कि रूस मर चुका है, खत्म हो चुका है, ये कहानी हम बड़ी देर से सुनते आ रहे हैं। पहले भी पेंटागन ने कहा था कि 1 लाख दोनों तरफ हताहत हुए हैं, ठीक है साहब। और फिर बाद में जो पेंटागन से पेपर रिलीज हुए उसमें तो 17,000 और 37,000 की बात हो रही है। तो कितना प्रोपेगेंडा है, कितना सच है, ये तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि रूस बिल्कुल खात्मे की कगार पे है। फैक्ट ये है कि पिछले सितंबर रूस ने 3 लाख अपने जो रिजर्विस्ट थे उनको मोबिलाइज कर दिया है। 1,45,000 की नई खपत आई है। अंदेशा है कि जैसे ही यूक्रेन अपना हाथ दिखा देता है, प्लेज इट्स हैंड, वो लोग कोई 2-2.5 लाख की फौज से बड़ा भारी काउंटर ऑफेंसिव। लेकिन वो जो डिप्लॉयमेंट हुई थी उसी के आधार पर बखमुट में बढ़त और आसपास के इलाकों में बढ़त का दावा किया जा रहा था। अगली बड़ी खबर भी है कि कैसे बखमुट में अब यूक्रेन का रूसी पोजीशन पर अटैक हुआ है और बखमुट में यूक्रेनी एमएलआरएस के अटैक का यह वीडियो भी सामने आया है, जहां यूक्रेनी एमएलआरएस अटैक में रूस के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया। एक और बड़ी खबर है जहां अमेरिकी JDAM बॉम्ब से अब रूसी पोजीशंस पर विध्वंसक वार हो रहे हैं और यूक्रेन के JDAM हमले में रूसी पोजीशंस अब खंडर बन चुकी हैं। हालांकि बाखमुट में रूसी मिलिट्री वेपन्स डिपो पूरी तरीके से तबाह हो रहे हैं। अब बाखमुट में रातों रात वैगनर के 138 लड़ाकों की मौत को लेकर भी अगली बड़ी खबर है, जहां लड़ाकों की मौत पर प्रोग्जिन ने क्रेमलिन को जिम्मेदार ठहराया है। पर्याप्त गोला बारूद मिलते तो ऐसा नहीं होता, प्रोग्जिन की तरफ से यह सवाल उठाया गया। यूक्रेन की तुलना में रूस को 5 गुना ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। प्रोग्जिन अगर ऐसा बयान दे रहे हैं तो क्या बखमुट अब मुश्किल हो चुका है मनीष रूस के लिए? यूक्रेन की तुलना में रूस को 5 गुना ज्यादा नुकसान की बात अगर प्रोग्जिन कह रहे हैं, बखमुट में रूस के हर दिन 50 से 100 सैनिकों की मौत को लेकर जिस तरीके से बड़ी खबर आ रही है, चर्चा करने से पहले इंफॉर्मेशन भी आपके सामने कि कैसे बखमुट में वैगनर को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, क्योंकि बखमुट में ही जहां वैगनर की तरफ
से पूरा कब्जे का दावा किया जा रहा था, वहां रातों रात वैगनर के 138 लड़ाकों की मौत की बड़ी खबर आई है और वैगनर ने रूसी सैनिकों को बाखमुट में अकेला छोड़ने की धमकी दी है। हालांकि वैगनर ग्रुप के अब बॉस येवगेनी प्रिगोजिन का बाखमुट में नुकसान का यह दावा कितना सच है, क्योंकि बाखमुट में यूक्रेन की तुलना में रूस को 5 गुना ज्यादा नुकसान की बात कही जा रही है और बाखमुट में नुकसान के पीछे गोला बारूद की सप्लाई में कमी प्रिगोजिन बता रहे हैं। हालांकि पर्याप्त होता गोला बारूद तो ये नुकसान 5 गुना कम होता। मनीष, इस बयान के बाद क्या माना जाए? जिस बखमुट पर 80% से ज्यादा कब्जे का दावा हो रहा था, वो भी वैगनर के बलबूते, अब प्रिगोजिन ऐसा बयान देते हुए रूस को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देखिए सुरभि, एक दिलचस्प बात यह है कि वैगनर ग्रुप जहां बाखमुत में एक लड़ाई यूक्रेन की सैनिकों के साथ कर रहा है, वहीं वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन दरअसल रूस के से रक्षा मंत्रालय के साथ एक लड़ाई कर रहे हैं। दरअसल उनकी रूस के रक्षा मंत्री से और रूस के आर्मी चीफ से बनती नहीं है। उनके पक्ष में जो लोग थे वो रूस के रक्षा राज्य मंत्री आप कह सकते हैं वो थे और रूस की आर्मी में नंबर 3 नंबर 4 की पोजीशन में थे, जो वैगनर के साथ सिंपैथी रखते थे। उनको अभी हटा दिया गया है, उनको पद से हटा दिया गया है। तो ये थोड़ी बहुत बयानबाजी, थोड़ी बहुत लड़ाई जो है वो प्रिगोजिन की उसके संदर्भ में भी है, जहां पर वो सीधे सीधे रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से लड़ाई कर रहे हैं। वो ये भी धमकी देते हैं कि अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो मैं वैगनर ग्रुप को लेकर अचानक निकल लूंगा और एक ही दिन में यूक्रेन वो सारा बाखमुत कब्जा कर लेगा। तो ये एक तरह की प्रेशर टैक्टिक्स है। ये भी कहा जा रहा है कि 9 मई को रेड स्क्वायर पे जो विजय दिवस मनाया जाना है, वहां पर प्रिगोजिन को आमंत्रित ही नहीं किया गया। प्रिगोजिन को यह लगता है कि सोलेदार के बाद बाखमुत की लड़ाई का श्रेय उन्हें मिलना चाहिए, उतना श्रेय उन्हें नहीं मिल रहा है। वहीं रूस की आर्मी का कहना यह है कि ये लड़ाई केवल वैगनर नहीं लड़ रहे हैं, हम भी पीछे से आर्टिलरी से एयर सपोर्ट भी दे रहे हैं, तो केवल वैगनर ग्रुप के भरोसे ये लड़ाई नहीं है। तो थोड़ा बहुत इंटरनल फाइटिंग भी है इन तमाम इंटरनल फाइट में जो एपिसेंटर अभी तक बखमुट रहा है और जहां पर बहुत हद तक कब्जे में ये कामयाब भी रहे हैं वहां, लेकिन अगर यूक्रेन इनके लिए अब चिंता खड़ी कर रहा है तो कई बड़े सवाल खड़े होंगे एम्बैरसमेंट को लेकर रशिया की। लेकिन कैमरे में अब कैद युद्ध की भीषण तस्वीर आपके सामने होगी, जहां यूक्रेनी सेना के करीब रूस का रॉकेट गिरा है और रूसी एयरफोर्स ने ये एयर स्ट्राइक की है। यूक्रेनी फोर्स से कुछ ही दूरी पर यह रूसी रॉकेट गिरा। अब रूसी अटैक का यूक्रेन ने भी बारूदी जवाब दिया है। अगली बड़ी खबर है, जहां यूक्रेनी हमले में रूस के 3 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए हैं और यूक्रेन ने रूस के 3 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स को बर्बाद कर दिया है। यूक्रेन ने रूस के अहम ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाया। यूक्रेन का रूसी हथियार डिपो और तेल डिपो पर हमला हुआ है। अब रूस को क्रिमिया पर यूक्रेनी हमले बढ़ने की आशंका है। रूसी विश्लेषकों के मुताबिक क्रिमिया पर बड़ा अटैक होगा। बाखमुट, डोनबास के बाद क्रिमिया बनेगा यूक्रेन का निशाना और आने वाले दिनों में यूक्रेन की तरफ से विध्वंसक हमले होंगे। इस बारे में चर्चा करने से पहले इंफॉर्मेशन भी आपके सामने, कैसे क्रिमिया वापस लेकर यूक्रेन रहेगा और इसको लेकर दावे भी कर रहा है, क्योंकि क्रिमिया पर फाइनल कब्जे की तैयारी में जिस तरीके से यूक्रेन है, कई बड़े खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन के ऑपरेशंस अब क्रिमिया को लेकर हैं। और रूसी विश्लेषकों की तरफ से अब जो दावा किया जा रहा है, रूसी विश्लेषकों ने क्रिमिया पर जल्दी यूक्रेनी हमले की आशंका जाहिर कर दी है। डोनबास और बाखमुट के बाद यूक्रेन के निशाने पर अब क्रिमिया है, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, और पश्चिमी हथियारों से यूक्रेन सबसे बड़ा आक्रमण करने की तैयारी में है। हालांकि ज़ेलेंस्की की तरफ से जिस तरीके से दावे हुए, ये भी जान लीजिए, यूक्रेनी सेना रूस पर जवाबी हमले के लिए तैयार है और क्रिमिया पर कब्जा यूक्रेन का फुल एंड फाइनल प्लान है। लेकिन क्रिमिया, दत्ता सर, क्रिमिया को लेकर इस फुल और फाइनल प्लान में क्या यूक्रेन इन हालात में आपको लगता है कामयाब हो पाएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, यूक्रेन की स्ट्रैटेजीज को रशिया ऐसे जाने नहीं देगा, नजरअंदाज नहीं करेगा, उसकी भी तैयारी है। देखिए, रशिया बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, क्रीमिया पे हमला करने की आशंका और हमला करने में बहुत फर्क है। आप देखिए, जिस ब्रिज पे अटैक हुआ था, आपको याद है कुछ महीने पहले, तो पुतिन साहब ने उसको काफी संजीदगी से लिया था। रशिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो यूक्रेन क्रीमिया की तरफ देखे भी, और अगर इस तरह के हालात होते हैं, हालांकि यूक्रेन इस तरह का प्लान करना
उसके लिए एक अच्छा मोरल बूस्टिंग ऑपरेशन रहेगा और उसके सहारे एक नेशनलिज्म को वो जागृत कर सकता है। लेकिन रशिया ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, और अगर यूक्रेन ने इस तरह की कोई मतलब कोशिश की या हिमाकत की तो रशिया उसका काफी माकूल जवाब देगा, और इसके जो परिणाम हैं वो काफी गंभीर और सीरियस होंगे। क्योंकि रशिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि जो क्रीमिया 2014 में उसने लिया है वो उसके बिल्कुल चंगुल पे निकल जाए या उस पर कोई आंच भी आए। हालांकि इसको लेकर अमेरिका भी पहले उसे अलर्ट कर चुका है कि दायरा बढ़ाने की यूक्रेन यहां पर कोशिश ना करे, क्योंकि अब अगली बड़ी खबर है जहां अलर्ट मोड पर अब यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम बताया जा रहा है। हालांकि रूस के क्रूज मिसाइल्स को आसमान में नष्ट करने को लेकर भी बड़ा दावा किया गया है। यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम के एक्शन का ये वीडियो देखिए। अब यूक्रेन ने किया है रूसी क्रूज मिसाइल अटैक को नाकाम। और मरेंका में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान को लेकर खबर है, जहां बिल्डिंग में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर हमला हुआ है। रूसी फौज ने टैंक के जरिए यूक्रेनी फोर्स पर यह वार किया है और मरेंका में रिजर्व सैनिक के साथ यूक्रेनी सेना भी लड़ रही है। अब यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव पर चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति का भी बड़ा दावा सामने आया है। हथियारों की कमी से यूक्रेन नहीं कर पा रहा है काउंटर ऑफेंसिव। पेट पावेल की तरफ से यह कहा गया, और यूक्रेन से 5 गुना ज्यादा हमले रूसी सेना कर रही है। कुछ दिनों बाद काम नहीं आएंगे पश्चिम के भेजे ये टैंक्स। इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव पर नेटो की तरफ से यह दावा कि गोला बारूद की कमी से अब यूक्रेन के लिए आने वाले वक्त में मुश्किल होने वाली है। और बड़ी बात यह है कि गोला बारूद की कमी ने रूस के सामने यूक्रेनी सेना के हाथ बांध दिए हैं। नेटो देश चेक के प्रेसिडेंट पेट पावेल का यह बयान यूक्रेन से लौटने के बाद ये बड़ा खुलासा उनकी तरफ से। हथियारों की कमी की वजह से काउंटर ऑफेंसिव को अंजाम यूक्रेन नहीं दे पा रहा है, और सफल काउंटर ऑफेंसिव के लिए यूक्रेन को सबसे ज्यादा गोले बारूद की अब जरूरत है। और यूक्रेन की तुलना में रूसी सैनिक 4 से 6 गुना ज्यादा राउंड फायर कर रहे हैं। और पश्चिम से यूक्रेन को सैन्य सहायता मिल तो रही है, लेकिन उसकी संख्या बहुत सीमित है। वोरा सर, इस पर आप क्या एडमिट करेंगे? ये चिंता तो हालांकि खुद यूक्रेन कई बार जाहिर कर चुका है, और अमेरिका कहता कुछ है करता कुछ है। दावे बड़े बड़े कि बड़ी मदद पहुंचाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एग्जीक्यूट करते वक्त सीमित भी हो जाता है। जन्मदिन मुबारक हो जो बाइडेन साहब को। वो अब इलेक्शन लड़ने वाले हैं और इलेक्शन जैसे ही आएंगे वो थोड़े ठंडे पड़ जाएंगे। मैम, ये क्लेम और काउंटर क्लेम, ये तो मीडिया वॉर बन चुकी है ना, नैरेटिव है। आप कभी दिखाती हैं ड्रोन से रशियन टैंक उड़ गया, फिर किसी और चीज से यूक्रेनियन टैंक हो गया। यूक्रेन, वो जो कर्बी साहब हैं जिनकी मैं बिल्कुल इज्जत नहीं करता हूँ, क्षमा करिएगा, वो कहते हैं अब तो रूस थक चुका है, हथियार नहीं है, सोल्जर्स नहीं है। फिर ये दूसरे व्यक्ति आके कहते हैं यूक्रेन थक चुका है। सारी दुनिया थक चुकी है इस जंग से, अब इसको बंद करिएगा मैम। मुझे नहीं लगता ये जल्दी बंद होने वाला। बिल्कुल सही कह रहे हैं, चलते रहेंगे। हकीकत आप बयान करती हैं, आपका चैनल द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आप सच्चाई हम तक पहुंचाते हैं। जी, लेकिन अब बख्शी सर, मैं चाहूंगी अगली बड़ी खबर के लिए आप मुझे ज्वाइन करें, क्योंकि रूस यूक्रेन वॉर के बीच अब अमेरिका की न्यूक्लियर ड्रिल को लेकर अगली बड़ी खबर है। अमेरिका को न्यूक्लियर डर। बड़ी खबर आपके सामने, जहां एफबीआई और अमेरिकी सेना की सबसे बड़ी एटमी ड्रिल और एटमी अटैक से अमेरिका को बचाने का ये युद्धाभ्यास। हालांकि हैजमेट सूट पहनकर सेना और एफबीआई ने जिस तरीके से इस ड्रिल को अंजाम दिया है, तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि 1 हफ्ते तक अब अमेरिका की एटमी एक्सरसाइज चलने वाली है। अमेरिका को न्यूक्लियर अटैक का डर है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया से टेंशन के बीच यूएस को न्यूक्लियर हमले का क्या अब डर बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए विध्वंसक ड्रिल को यह अंजाम दिया है। और अमेरिका के ह्यूस्टन में एफबीआई और सेना में जिस तरीके से जॉइंट एक्सरसाइज हुई है, ह्यूस्टन पर हमला हुआ तो 1,30,000 लोगों के मारे जाने की भी आशंका है। अब ह्यूस्टन के अलावा ही दूसरी जगहों पर भी न्यूक्लियर ड्रिल की जाएगी। हालांकि इस बारे में चर्चा करने से पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर भी आपके सामने डिटेल्स, किस तरीके से चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया और साथ ही ये न्यूक्लियर देश, क्योंकि अमेरिका की इस टेंशन को लेकर सवाल करने से पहले ये जान लीजिए कि क्या अमेरिका पर रूस कर सकता है न्यूक्लियर अटैक, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि क्या अमेरिका को चीन से न्यूक्लियर अटैक का डर सताने लगा है, दूसरा बड़ा सवाल था ये। लेकिन तीसरा महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या अमेरिका पर नॉर्थ कोरिया कर सकता है न्यूक्लियर अटैक। हालांकि इस बारे में मैं जीडी बख्शी सर चाहूंगी आपका जवाब। इस न्यूक्लियर थ्रेट की बात को तो बार बार पुतिन दोहरा चुके हैं। अब ये जो गठजोड़ बना है उसके तहत अमेरिका की टेंशन बढ़नी लाजमी है।
नहीं, लाजमी है और उनको केयरफुल होना पड़ेगा। देखिए, बहुत देर से बाइडेन साहब और अमेरिका कह रहा था कि रूस गीदड़ भभकी दे रहा है, कुछ नहीं करेगा। उसने कोई भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अटैक या फायरिंग पोजीशंस की तरफ मूव नहीं किया है। अब उनको डर सताने लगा है क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा एनवेलप पुश कर रहे हैं। अगर अमेरिका एनकरेज करता है यूक्रेन को क्रीमिया की तरफ हमला करने का, तो हालात एस्केलेट हो सकते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल जा सकते हैं। रूस की सिग्नलिंग न्यूक्लियर बहुत क्लियर हो गई है। उसने भी एक्चुअली ड्रिल्स की हैं अपने नए आईसीबीएम्स की, और वो जो अपने हाइपरसोनिक मिसाइल किंजाल का कन्वेंशनल वॉरहेड्स के साथ ताबड़तोड़ यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहा है। साथ में जो वाइल्ड कार्ड है वो है नॉर्थ कोरिया के किम। वो बहुत ही सनकी मिजाज के नेता हैं, और जो अमेरिका और दक्षिण कोरिया वहां पे आक्रामक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उससे वो कभी भी बौखला सकता है और अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी कर सकता है। तो जो अमेरिका न्यूक्लियर ड्रिल्स कर रहा है वो लाजमी है, और वो दिखा रही हैं कि अब उन्हें फिक्र हो रही है कि अभी तक तो वो एनवेलप पुश कर रहे थे और इस सोच में कर रहे थे कि रूस कुछ नहीं करेगा। 6,500 के करीब रूस के पास न्यूक्लियर वॉरहेड है, लेकिन वो पिट जाएगा, लेकिन एक भी इस्तेमाल नहीं करेगा। ऐसे में सर ये जो तस्वीरें जो है जी एक्सरसाइज के जरिए सामने आती हैं, वो एक बड़ी मैसेजिंग भी होती है। हालांकि एक और बड़ी खबर है, आगे बढ़ने से पहले बता दें कैसे अब फिनलैंड से रूस की घेरेबंदी अमेरिका करने वाला है। और बड़ी खबर यह है कि फिनलैंड में अब जल्द अमेरिकी सैन्य बेस भी होगा। फिनलैंड और पेंटागन के बीच बड़ी डील हुई है और अमेरिका को वेपन तैनाती की इजाजत अब फिनलैंड देगा। इस पर चर्चा करने से पहले इंफॉर्मेशन भी आपके सामने, क्या अमेरिकी सेना का यह नया ठिकाना है फिनलैंड? क्योंकि अमेरिकी सेना को जल्द ही एक नया ठिकाना फिनलैंड से मिलने वाला है। और अमेरिका और फिनलैंड के बीच एक द्विपक्षीय रक्षा समझौते के तहत जिस तरीके से चर्चा हो रही थी, बड़ी खबर ये आई है पेंटागन के लिए अब फिनलैंड अपने सैन्य ठिकानों के द्वार खोलने जा रहा है और समझौते के बाद फिनलैंड में पेंटागन अपने हथियारों की तैनाती भी कर पाएगा। हालांकि बुनियादी सुविधा डेवलप करने की यूएस को अनुमति फिनलैंड की तरफ से मिलेगी और फिनलैंड के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब मिकेल एंटेल की तरफ से इसको लेकर दावे किए गए। फिनलैंड में यूएस के हथियारों की मौजूदगी से सुरक्षा मजबूत होगी। और इस बारे में चर्चा करने से पहले यह जान लीजिए कि यूरोप में अब अमेरिकी एयर बेस को लेकर किस तरीके से फिनलैंड और यूएस के इस नए ठिकाने को लेकर ये पोजीशनिंग बहुत मायने रखती है, ये समझौता बहुत मायने रखता है। क्योंकि जिस तरीके से ये अलग अलग जगहों पर ठिकाने हैं यूएस के, ब्रिटेन, नीदरलैंड, जर्मनी, पोलैंड, इटली, ग्रीस, बेल्जियम, तुर्की, और इसमें दत्ता सर अगर फिनलैंड का नाम शामिल हो जाता है तो फिनलैंड और इस यूएस के इस गठजोड़ में यूरोप में अमेरिकी एयरबेस की मौजूदगी क्या बड़े संकेत देती है? देखिए, फिनलैंड का नेटो में शामिल होना ये एक बहुत बड़ा कॉर्नरस्टोन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए, और रशिया के लिए ये सिग्नलिंग थी, क्योंकि यूक्रेन से जो युद्ध हुआ था वो इसी बात को लेके हुआ था कि यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो। 1300 किलोमीटर की बाउंड्री है और नेटो की जो पॉलिसी है उसके तहत अमेरिका वहां अपनी फोर्सेस डिप्लॉय कर सकता है। वैसे भी आप देखिए 4 जो बैटल ग्रुप्स हैं नेटो के वो उन्हीं इलाकों में हैं, और फिनलैंड में वो यकीनन चाहेगा कि वहां अपनी जो ट्रुप्स हैं या जो अपना इक्विपमेंट है उसको वहां बतौर या तो ट्रेनिंग टीम्स में या एक्सरसाइजेस के रूप में वहां पोजीशन करेगा। और इसको काफी रशिया प्रोटेस्ट करेगा, और रशिया करीब 1300 किलोमीटर की जो इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री है वो काफी वल्नरेबल हो जाता है। तो ये रशिया के लिए चिंता और चिंतन दोनों का विषय है। और जनरल बख्शी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि आप देखिए, इफ यू आर पुशिंग रशिया टू मच तो इसके बड़े भयावह जो नतीजे हैं वो निकल सकते हैं। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा आप उसे पुश करेंगे, जैसे जर्मनी को किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो जी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो पहले विश्व युद्ध का खत्म होने का कारण थी, वही दूसरे युद्ध का अगर उकसाने का कारण भी बनी। तो ये सब चीजों को ध्यान में, जिस तरीके से ये बड़ी खबरें आती हैं, नो डाउट ये बहुत स्ट्रैटेजिकल मूव होते हैं, लेकिन ये क्या संकेत देते हैं? अब अज़ोव सागर के नजदीक रूसी एयरफोर्स की बड़ी तैयारी को लेकर भी अगली बड़ी खबर है, क्योंकि अब
एयरबेस पर रूस के नए लड़ाकू विमान नजर आए हैं, जहां रूसी MiG-17 और लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की तैनाती की ये तस्वीरें देखिए। हालांकि एक बार फिर से सैटेलाइट कैमरे में कैद हुई हैं रूसी फोर्स की तैयारी की ये तस्वीरें। और इस बारे में मैं अपने सहयोगी से बात करूं उससे पहले एक और बड़ी खबर, जहां न्यूक्लियर रेडिएशन की चपेट में अब रूसी सैनिक आ गए हैं और चेर्नोबिल में रेडिएशन से बीमार हुए रूसी सैनिकों को लेकर यह बड़ी खबर है। न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक बंकर बनाते हुए बीमार नजर आ रहे हैं और रेड फॉरेस्ट में मौजूद रूसी सैनिकों में रेडिएशन के लक्षण भी मिले हैं। हालांकि अमेरिकी अखबार का रूसी फौज पर जिस तरीके से यह बड़ा दावा हुआ है, इस पर चर्चा करने से पहले इंफॉर्मेशन, जहां न्यूक्लियर रेडिएशन की चपेट में रूसी फौज आ गई है, क्योंकि बेलारूस के रास्ते रूसी सैनिक जिस तरीके से चेर्नोबिल पहुंचे थे, फरवरी 2022 में रूसी सैनिक चेर्नोबिल पहुंचे थे और करीब 30 किलोमीटर के इस इलाके की किलेबंदी को लेकर बड़े फैसले हुए थे। हालांकि ट्रेंच के लिए गड्ढे बनाने के दौरान रूसी सैनिकों में रेडिएशन के लक्षण नजर आए हैं। 1 अप्रैल को ही रूसी सैनिक चेर्नोबिल छोड़कर रूस वापस लौटे हैं। हालांकि ये जो सोर्सेस के हवाले से बड़े दावे किए जाते हैं, चेर्नोबिल न्यूक्लियर रेडिएशन के इतिहास को यहां पर जान लीजिए, क्योंकि इसका जो इतिहास है उसके मुताबिक 26 अप्रैल 1986 को चेर्नोबिल में न्यूक्लियर हादसा हुआ था। और महत्वपूर्ण यह भी है कि किस तरीके से इस हादसे में 28 लोगों की जान गई थी और सैकड़ों लोगों में रेडिएशन के लक्षण भी नजर आए थे। इसके अलावा बता दें, इस हादसे के बाद ही चेर्नोबिल के 5000 लोगों में थायराइड कैंसर के भी सिम्टम्स नजर आए थे, लक्षण नजर आए थे। लगभग 3,50,000 लोगों को चेर्नोबिल से उस वक्त निकाला गया था और 24 फरवरी 2022 को रूसी सेना ने चेर्नोबिल सेंटर पर कब्जा किया था। मनीष, एक क्विक रिएक्शन इस पर मैं आपका चाहूंगी। देखिए सुरभि, इसमें कोई दो राय नहीं कि चेर्नोबिल की घटना पूरी दुनिया को झकझोर देने वाली थी, लेकिन अमेरिकी अखबार का जो दावा है, मुझे इसको सोचकर इसलिए हंसी आती है कि अभी कुछ हफ्ते पहले वहाँ पर यूक्रेन के सैनिक वहीं पास ही में जो है सो उन्होंने बंकर बनाए थे, ट्रेंचेस बनाए थे, उनको कोई न्यूक्लियर मतलब उनको न्यूक्लियर परेशानी नहीं हुई, किसी भी तरह का वो प्रभावित नहीं हुए। लेकिन जब रूसी सैनिक वहीं पास में पहुंचे तो उनको हो गया। तो समझ सकते हैं कि ये अमेरिकन प्रोपेगेंडा का वो हिस्सा है जिसमें वो बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए रूस किस तरीके से कमज़ोर है। हकीकत ये है कि पहले की तुलना में रूस ग्राउंड पर ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है और वो हर जगह पर, ना सिर्फ डोनबास में बल्कि खेरसोन और जेपोरेजिया के उन इलाकों में ही। और दूसरी बात कि यूक्रेन की तरफ से होने वाले किसी भी सम्मानित हमले का जवाब देने के लिए रूस ने अपनी पोजीशनिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखी है। एग्जैक्टली। चलिए इस बारे में आगे भी आपसे और अपडेट लेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करने जा रहे हैं, जहां फ्रांस में अब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है। फ्रांस की लेटेस्ट तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि बेहद हिंसक हो चुका है पेंशन कानून विरोध प्रदर्शन, और हिंसक प्रदर्शन में ही अब 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों के घायल होने को लेकर बड़ी खबर आई। पेरिस में पुलिस के ऊपर ही पेट्रोल बम फेंके गए, मोलोटोव कॉकटेल से हमला हुआ है। फ्रांस में विरोध कर रहे 291 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन सड़क पर मचे बवाल की ये तस्वीरें देखिए, जहां स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प की एक और तस्वीर आपके सामने होगी, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अब पेरिस की सड़क पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और पेंशन कानून के खिलाफ जिस तरीके से ये प्रदर्शन पिछले कई महीनों से जारी है, ये अब लेटेस्ट तस्वीरें आपके सामने, जहां पेरिस में ही अब 90 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी को लेकर भी बड़ी खबर आई है। लाखों की संख्या में इकट्ठा प्रदर्शनकारियों को रोकने में फ्रांसीसी पुलिस नाकाम नजर आ रही है। प्रदर्शनकारियों के सामने पीछे हटती दिखी पेरिस की पुलिस। हालांकि रिटायरमेंट की उम्र जिस तरीके से 62 से बढ़ाकर 64 किए जाने से लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। फ्रांसीसी जनता अभी भी सड़क पर डटी हुई है। हालांकि प्रदर्शनकारियों के सामने बहुत सी ऐसी जगह है जहां पुलिस पर भी अटैक हुआ है, लेकिन हालात को देखते हुए पुलिस को भी कदम पीछे खींचने पड़े, क्योंकि पुलिस पर बार बार पेट्रोल बम से भी वार हो रहा है, जिसमें कई पुलिस के जवानों के घायल होने की खबर आई है। पेरिस में पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। एक और तस्वीर आपके सामने होगी, क्योंकि भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने टियर गैस का इस्तेमाल किया है। पेरिस की सड़कों पर पिछले कई महीनों से इसी तरह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टेंशन हाई है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के लाठीचार्ज की तस्वीर भी आपके सामने होगी। अब उग्र भीड़ को काबू में करने के लिए न सिर्फ आंसू गैस के गोलों का सहारा लिया गया, बल्कि बैटन से भी वार किए गए हैं। पुलिस की लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारियों के जख्मी होने को लेकर भी खबरें आ रही हैं।
इस प्रदर्शन के दौरान आगजनी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। बड़े बड़े शोरूम्स में आग लगा दी गई। पेरिस में एक होटल के कमरे में लगी आग की ये तस्वीर देखिएगा। हालांकि आगजनी से किसी तरह की जानहानि का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर महत्वपूर्ण इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया है। शोरूम्स में आग लगा दी गई है। होटल्स में लगी आग की ये तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। एक साथ कई तस्वीरें आपके सामने होगी जहां पर फ्रांस में पेंशन की टेंशन को लेकर कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकल पाया है और फ्रांस अब पेरिस में जारी संग्राम की ये तस्वीरें आपके सामने, जहां हालात को काबू में करना भी पुलिस के लिए मुश्किल हो चुका है। और इस बीच प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए न सिर्फ आंसू गैस का सहारा लिया जा रहा है, बल्कि अब ये प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो चुके हैं कि पुलिस के ऊपर पेट्रोल बॉम्ब से वार कर रहे हैं और जगह जगह लगी आग की ये तस्वीरें भी हालात बयां कर रही हैं। मनीष, आपका शुक्रिया आज तमाम अपडेट्स के लिए और साथ ही एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फुल एंड फाइनल में फिलहाल इतना ही।